कंप्यूटर की पीढ़ियां बहुत साफ ना है यार। जब से कंप्यूटर का जन्म हुआ और आज के दौर तक, कल आपने इतिहास पढ़ा, स्टार्ट से लेके आज तक उसको कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। इसको 5 पीढ़ी में डिवाइड किया गया है। पहली पीढ़ी है इसकी फर्स्ट जनरेशन, जिसका टाइम है 1940 से लेके 1956 तक। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें स्विचिंग डिवाइस जो थी वैक्यूम ट्यूब, इसको हम हिंदी में निर्वाण करते। इसका स्टोरेज डिवाइस जो था वो मैग्नेटिक ड्रम था। स्टोरेज डिवाइस का मतलब हुआ कि सेकेंडरी मेमोरी, जैसे अब हार्ड डिस्क लगती है उस दौर में मैग्नेटिक ड्रम लगते थे। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो 333 माइक्रोसेकंड। स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक ड्रम, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टाइप था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था फर्स्ट जनरेशन में। लैंग्वेज प्रथम पीढ़ी में मशीनी और असेंबली थी। रैम की जगह मैग्नेटिक ड्रम। साइज इसका बहुत बड़ा होता था। ये इतना महंगा होता था कि हम कीमत सुन के ही हिम्मत छूट जाती थी कौन कंप्यूटर के विषय में सोचे, जैसे कि आज रोबोट के विषय में। मेंटेनेंस इसका बहुत महंगा था। इतना महंगा था कि इसका रख रखाव, क्योंकि जहां पे रखा जाता था टोटल उसका एरिया एयर कंडीशन होता था। इसके जो पार्ट होते थे वो वातानुकूलित होते थे, एसी पार्ट्स लगे होते थे। साइज बहुत बड़ी थी, उसको रखने के लिए हमको कम से कम लगभग 1 किलोमीटर की जगह चाहिए थी एक कंप्यूटर को रखने के लिए। और उस दौर में फर्स्ट पीढ़ी में जो आपका कंप्यूटर बना है वो है ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC। ये बहुत ही नाजुक हुआ करते थे। इतने मतलब समझिए कि नाजुक हुआ करते थे कि उस दौर में इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक थी नहीं, भाप से चलता था, या उसमें जैसे गेयर टाइप पहिए लगे होते थे, कटनी टाइप, उसी से वो डिवाइस रन करता था, घूमता था। और ये गर्मी बहुत छोड़ता था, इतनी गर्मी छोड़ता था जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे इसको ज्यादा टेम्परेचर मिल जाता था तब भी इसका आउटपुट डिस्टर्ब हो जाता था, रिजल्ट इसका। ज्यादा नमी आ जाती थी तब भी ये इसका रिजल्ट जो है डिस्टर्ब हो जाता था। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन का जो दौर शुरू हुआ वो 1956 से लेके 1963 तक। वैक्यूम ट्यूब को सेकंड जनरेशन में क्या किए कि हटा दिए, उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। मैग्नेटिक ड्रम को हटा दिए, स्टोरेज डिवाइस की जगह पे उसकी जगह पे मैग्नेटिक कोर यूज किया गया। स्पीड इसकी जो 333 माइक्रोसेकंड थी वो 10 माइक्रोसेकंड हो गई, स्पीड बढ़ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इसमें प्रकार था वो मल्टी बैग और टाइम शेयरिंग था, वो भी हटा दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप भी। लैंग्वेज उसमें मशीनी असेंबली थी, इसमें असेंबली के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। पहली जनरेशन की अपेक्षा सेकंड जनरेशन में इसकी साइज में कमी आई, साइज शार्ट हुई। और इसी दौर में सेकंड जनरेशन में ही 1960 में 56 से 63 ये आपका सेकंड जनरेशन है। सेकंड में ही जैक किल्वी ने 1960 में क्या किया, आईसी की खोज कर दी। और इसमें जो भाषा यूज की गई कंप्यूटर में सेकंड जनरेशन में वो है आपकी फोर्ट्रान और कोबोल।
देखिए जब कोई चीज खोज की जाती है किसी चीज की तो तुरंत उसका यूज नहीं होता है, पहले वो ट्रायल किया जाता है कि किस पर्पस से इसको बनाया गया है, उसको पूरा कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 60 में ही आईसी की यूज खोज किए, उसके बाद थर्ड जनरेशन 1964 से 71 के बीच में इस आईसी का यूज किया गया और ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया। मैग्नेटिक कोर यूज किया गया सेकेंडरी स्टोरेज के में, और इसमें भाषा फोरट्रॉन कोबोर्ड यूज की गई। नया जो आपका कंप्यूटर बना वो IBM 360 सीरीज का और B 6500 बना। इसमें थर्ड जनरेशन में साइज इतना शार्ट हो गई, आज इतना इजी हो गई, लोग आम आदमी सोचने लगा चलो भाई कंप्यूटर लिया जा सकता है। इसमें जो कंप्यूटर बने ICL 2903, CDC 1700, PDP 1145 और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, 1972 से लेके 1990 तक VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस चिप का यूज किया गया। इसमें माइक्रो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। अब आप कहोगे माइक्रो टेक्नोलॉजी क्या है? पहले हमारे पास जो मोबाइल हुआ करते थे की पैड, उसमें जो सिम लगता था बड़ा वाला लगता था, ठीक है। लेकिन उस दौर में यूजर कम थे मोबाइल के। गांव में जो बहुत रईस हुआ करते थे, एक दो लोगों के पास मोबाइल होते थे। लेकिन नेटवर्किंग की जो व्यवस्था थी कि हमको या तो छतों पे टहलना पड़ता था या बागों में घूमना पड़ता था नेटवर्क खोजने के लिए, यहाँ पे पकड़ रहा है, थोड़ा बात हो रहा है। आज जो गांव में एक मोबाइल हुआ करता था, आज एक व्यक्ति के पास कम से कम 2-3 मोबाइल हैं। एक घर में कम से कम अगर 5 लोग हैं तो 7-8 मोबाइल तो होंगे ही होंगे अगर देखा जाए। यूजर्स इतने ज्यादा बढ़ गए, लेकिन नेटवर्किंग की कोई समस्या होती है? नहीं होती है। पहले क्या होता था, जैसे नए साल में या होली दीपावली में हम जो है किसी को फोन करते थे, मिलाते थे किसी और को, चला जाता था किसी और, है ना, नेटवर्किंग फॉल्ट की वजह से। आज हम चाहे समुद्र के नीचे जाएं, चाहे पहाड़ी पे जाएं, चाहे जंगल में जाएं, चाहे जहां जाएं, हमको नेटवर्किंग की सुविधा नहीं होती। दूसरी चीज, इतने यूजर बढ़ने के बाद वो भी नहीं कि पहले सिर्फ लोग बात करते थे, रेगुलर जो है ऑनलाइन इंटरनेट पे ही डटे रहते हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई पढ़ रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो 1 अरब या 1.5 अरब से कम 1.25 अरब आपके यहाँ पॉपुलेशन है। अगर 60% या 80% मोबाइल यूजर्स हैं तो लमसम 1 अरब के आसपास तो यूजर्स होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी नेटवर्किंग असुविधा नहीं होती है। पहले जो हमारे पास मेमोरी कार्ड हुआ करता था वो बहुत बड़ा साइज में होता था, लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता जो होती थी 1 GB से ज्यादा नहीं होती थी। जिसके पास होता तो लोग कहते थे कि अरे उसके पास जो है 1 GB का जो है मेमोरी कार्ड होता था। किसके पास? स्टूडियो जो खोले रहते थे फोटोग्राफरों के पास, उनके कैमरे में मिलता था। आज मेमोरी कार्ड की साइज कितनी छोटी हो गई है, लेकिन कैपेसिटी कितना हुई? 64 GB, 264 GB, जितना आपको लेना है उतना लीजिए, है ना। उसी तरह से ये सिम था मोबाइल में,
पहले जब बड़ा सिम था तो उसकी कैपेसिटी कम थी, इसलिए नेटवर्क की असुविधा थी। जब से माइक्रो सिम आया, छोटा सिम, तब से कभी कोई असुविधा होती है? नहीं होती है। यही है आपका माइक्रो टेक्नोलॉजी। तो पहले जो चिप बड़ी हुआ करती थी, उस साइड में माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो टेक्नोलॉजी यूज की गई, जिससे कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आ गई और वो हाई स्पीड में काम करने लगा। उसकी साइज शार्ट हो गई, कीमत शार्ट हो गई, लोगों को कॉन्फिडेंस होने लगा, हाँ हम कंप्यूटर पे अब कोई भी काम हम करने चलते हैं, लोग कहते हैं कंप्यूटर से करा लाइए तब मानेंगे। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया था, तो अगर कंप्यूटर से हम कोई काम स्टार्टिंग में लेके जाते थे, लोग कहते थे अरे कंप्यूटर से कुछ भी जो है टाइप करके निकाल के लेके चले आए होंगे, इसमें कौन सी वो है, इसका कौन सा भरोसा है। आज कोई ऐसा विभाग हमको बताइए जहां पे कंप्यूटर से काम ना हो रहा हो, या उससे आप काम करा के लेके जाइए, लोग कहते हैं नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे। फोर्थ जनरेशन में सबसे ज्यादा क्रांति आई तो कंप्यूटर के क्षेत्र में। यह है आपका माइक्रो टेक्नोलॉजी का प्रयोग। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया वो टाइम शेयरिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई, अल्गोर, फोर्टान, 77, पास्कल, और इसमें जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज की गई व्यावसायिक, उसका नाम था इंटेल 4004। इसके बाद ये काफी कॉन्फिडेंशियल हो गया, साइज शार्ट हो गई इसकी, और कास्ट भी मिनिमम हो गई। नॉर्मली हम इसको लेने की क्षमता रखने लगे, हम भी कंप्यूटर रख सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट जनरेशन आता है 1991 से लेके प्रेजेंट टाइम तक, जो वर्तमान दौर आपका चल रहा है। ये है आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन बेस्ड कंप्यूटर। कृत्रिम मानव बुद्धि पर आधारित जो है कंप्यूटर, ये क्या है? 5th जनरेशन है, इस पे जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होती है, कृत्रिम मानव बुद्धि पे होती है। इसके उदाहरण में अगर हम देखें तो आज के दौर में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा है, जैसे पहले कंप्यूटर से था वैसे अब रोबोट से, कि कोई भी एक क्षेत्र ऐसा बताइए जिसमें कि रोबोट काम न कर, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे संबंधित मामला हो, चाहे किसानों से संबंधित कोई कार्य हो, एक काम बताइए जो रोबोट न कर। और ये 5वीं पीढ़ी का जो एग्जाम्पल है वो रोबोट ही है। देखिए जितनी सुविधा हमको मिलती है किसी भी टेक्नोलॉजी में, जितना उसका पॉजिटिव होता है उतना ही उसका निगेटिव भी होता है। मान लीजिए जैसे जापान में है, वहां पे जन्म दर एकदम माइन्यूट है, न्यूनतम है, यंग कम है, बुजुर्ग ज्यादा, टेक्नोलॉजी अच्छी है। वहां पे ज्यादातर रोबोट बना के लोग अपना काम करवाते हैं, घर काम या बुजुर्गों की सेवा कराना या उनको टाइम पे दवा देना, मॉर्निंग वॉक कराना, ये सब काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास पैसा, अपनी सुरक्षा के लिए आपने रोबोट जो है लिया, जैसे गांव में होता है कोई बगल का है तो ये कहा कि भाई रोबोट ले रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। जिससे प्रोग्रामिंग करवा रहा है उससे कहा भाई हमारी सुरक्षा करने के लिए इसको बनाओ कि हमारी सेफ्टी करे। और पता चला प्रोग्रामिंग अगर उल्टी हो गई, पता चला कि तुम सो रहे हो, तुम्हारी सुरक्षा करने कौन कहे, तुम्हारा ही रेट देगा। भाई प्रोग्रामिंग है, जो भी आप प्रोग्रामिंग डालो वैसे काम करवा रहे हो, चाहे उससे झाड़ू पोछा करवाओ, चाहे बर्तन मलवाओ, चाहे खाना बनवाओ, चाहे सुरक्षा काम लो, प्रोग्रामिंग है। जैसे अभी हाल की ये घटना आई थी, वहां पे
एक रेस्टोरेंट में 264 रोबोट इकट्ठे निकाल दिए गए, रखे गए थे लोगों की सेवा करने के लिए। तो करते क्या थे, जितने उनकी प्रोग्रामिंग की गई थी, आपस में जब 2-3 जो है लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तो जितनी प्रोग्रामिंग की गई थी उससे कई स्टेप वो आगे चल रहे थे। पता चला कि वहां पे रेस्टोरेंट में लोग पानी, जापान रूल का बहुत पक्का है, वहां कोई ट्रेन लेट नहीं होती, सर्विस करने वाला लेट नहीं होता। 1-2 सेकंड बहुत, अगर इमरजेंसी है 1-2 सेकंड या 5 सेकंड इतना ही लेट होता है। वहां पे जो लोग रेस्टोरेंट में आकर सोते थे, तो भाई जो भी वहां का कल्चर है उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग होगी, वही तो देखेंगे, उसी हिसाब से चलेगा। तो जो सो रहे थे लेट तक, उनके ऊपर ले जाकर बाल्टी पानी डाल देते। ठीक है, बंद करें। कोई पानी मांग रहा है ठंडा, उसको गर्म दे देगा। इस तरह उल्टा सीधा काम करते थे। उनको निकाल दिया गया, भाई इनको बाहर करिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारा समय, धंधा चौपट कर रहे हैं। तो देखिए, मेरे कहने की ये सेंस है कि अगर हम उससे इतना यूज कर रहे हैं, सारा काम करवा रहे हैं, ये जबकि एलन मस्क ने भी जो कि इस समय उसमें सबसे ज्यादा विश्व है स्पेस में या आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा वर्क करने वाले हैं, जो आपके अभी ट्विटर के को खरीदे हैं, उन्होंने सीधे कहा है कि ये रोबोटिक दुनिया मानव समाज के लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बनने के लिए तैयार है। उनके मतलब दिमाग में आ चुका है कि सबसे ज्यादा हमसे नुकसान अगर किसी को है, जो हमारा मिसयूज कर रहा है, तो मानव। जैसे पहले डायनासोर आए और जीवों खा गए, राक्षस आए तो पूजा करने वाले को मार मार चढ़ दिए ना। उसी तरह ये रोबोटिक दुनिया आगामी जो है आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। भाई आपका सारा रोजगार छीनेंगे। जहाँ सब लोग काम कर रहे हैं, वहां पर अकेला वो कर रहा है 20 मिनट में, आप करोगे 4 घंटे में। वो मानव है तो चुरा कोई सामान ले भी जा सकता है, रोबोट चुरा क्या करेगा? कौन सी उसकी फैमिली है? उसको खाने के लिए क्या चाहिए? हो चाउमीन तो खाएगा नहीं, हो उसको सिर्फ चार्ज होकर काम करना है। इसलिए लोग रोबोट पे ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, जो मतलब ज्यादा विकसित कंट्री है। ठीक, तो 5वें जनरेशन में आपका इसका एग्जांपल में सिर्फ रोबो ही आएगा। इस समय रोबोट की सबसे बड़ी फैक्ट्री आपकी नोएडा में है, जिसके वो है मालिक है अमिताभ कांत, उत्तर प्रदेश। पूरे देश की सबसे बड़ी वो है कंपनी, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रोबोट अगर कहीं पे है तो जापान। 36 लाख रोबोट वहां पे काम कर रहे हैं। ये आपका 5th जनरेशन है।